नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के उद्यमियों को हमारी ओर से नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज के इस खास सेशन में हमें प्रमुख एमएसएमई सेंटर्स लुधियाना, आगरा और हैदराबाद से स्पीकर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम तरह की चुनौतियों के बीच हम आगे की राह तलाशने की कोशिश करेंगे। 2023 एमएसएमई के लिए कैसा हो सकता है, इंडस्ट्री की किस तरह की उम्मीदें हैं, इसी पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उपकार सिंह आहूजा, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग CICU, के रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एलीप, और साथ ही मौजूद हैं पूरन डावर, प्रेसिडेंट आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चेंबर AFMEC। आप सभी का शुक्रिया एसएमई एक्सप्रेस में आज शामिल होने के लिए। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। उपकार साहब, पहले हम आपका रुख करेंगे। आपकी 2023 से आखिर किस तरह की उम्मीदें हैं? अगर हम देखें 2022 काफी अनिश्चित रहा है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो वहीं रॉ मटेरियल कीमतों का दबाव, साथ ही इंटरेस्ट रेट्स में लगातार इजाफा और अब कई देशों में कोविड के तेजी से बढ़ते मामले। आप क्या कहेंगे? अगर हम देखें तो पिछले 3-4 साल से अनसर्टिनिटीज बहुत बढ़ गई हैं और इंडस्ट्री की कोई कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रही। मगर जो आने वाला साल है, हम कामना करते हैं कि जितने भी हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज है रिजॉल्व हो जाने चाहिए। कोविड के लिए इंडिया की जो प्रेपरेशन है मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है और उससे मुझे नहीं लगता कि इंडिया ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मगर जो हमारे सराउंडिंग कंट्रीज हैं या जहाँ पे हमारी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है, अगर वो भी इफेक्ट होते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा असर हमारे पे पड़ेगा। बाकी जो इंडस्ट्री है वो बड़े बुरे दौर से निकल रही है। लिक्विडिटी क्रंच है, बैंक ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई है। अभी रिसेंटली 3.35 बेसिक पॉइंट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए इस टफ टाइम में, ताकि जो हमारी ग्रोथ के टारगेट्स हैं हम उनको पूरा कर सके और हमारे जो भारत ने और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लिया है उसको हम जल्दी पूरा कर पाए। रमा जी, इट सीम्स एनी टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। आपका क्या असेसमेंट है? Certainly, I agree that it's not good, this uncertainty environment which is existing. But I feel that MSME itself has got a self-resilience nature, and also they bounced back after post-COVID and finding various avenues where they can penetrate, like defense sector and other sectors. It's an opportunity, and most MSMEs are suppliers to the domestic market. So there is a ways where technology has intervened and government initiatives helped a lot, but we still need to do a lot to bounce back to the whole, take it as an opportunity. So I think the future is, according to me, is bright, provided we get the right kind of support. रावर साहब, इंडियन एक्सपोर्ट्स ने FY22 में मुश्किल दौर के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी सिनेरियो काफी चुनौतीपूर्ण है। आप कैसे देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को? एमएसएमईज की एक्सपोर्ट मार्केट में अहम हिस्सेदारी है। देखिए, मैं समझता हूं कि हर नया वर्ष कुछ नई संभावनाएं लेकर के आता है कि 2020 और 21 के बाद में 2022 में हम लोगों ने उन नंबर्स को अचीव किया जो 2019 में हमने किए थे। उनको अचीव ही नहीं किया, बल्कि उनसे कहीं आगे निकले। मुझे लगता है कि काफ़ी संभावनाएं भारत की बढ़ने जा रही हैं कि अभी जो चुनौती जो हमारे सामने आ रही है, जो चाइना से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, फिर कोविड की तीसरी लहर के, वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया इज़ वेल प्रिपेयर्ड, एक्सपोर्ट्स के लिहाज से हो या डोमेस्टिक के लिहाज से हो, क्योंकि डोमेस्टिक में भी डिमांड लगातार चाइना से इंपोर्ट लगभग मुझे कहना चाहिए, पर्टिकुलरली मैं फुटवियर की बात करूं या कंज्यूमर गुड्स की बात करें, काफ़ी कम हुए हैं और रॉ की ज़रूर बढ़ रही है वहाँ से। मुझे लगता है कि अगर सप्लाई चेन रॉ मटेरियल की डिसरप्ट नहीं हुई तो वी विल डेफिनेटली गोइंग, वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। डावर साहब, क्या इस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल इंपैक्ट के मद्देनजर घरेलू डिमांड से कुछ सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, डेफिनेटली डोमेस्टिक डिमांड इससे बहुत अच्छी रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ बहुत अच्छी रही हैं।
कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, पर्टिकुलरली फुटवियर के ऊपर, जहां पहले 10% इम्पोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी, अब वो 35% इम्पोर्ट ड्यूटी है, और लोगों में सेंटीमेंट्स भी चाइना के अगेंस्ट हुए हैं। तो बहुत सारा जो डोमेस्टिक बिजनेस, जो काफ़ी बड़ी कंपनीज, जो जितनी इंडिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वुडलैंड हो या रेड टेप हो या टाटा हो, ये सारे जो चाइना से जो इंपोर्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग बाटा, वो अब इंपोर्ट न करके इंडिया से प्रोक्योर कर रहे हैं, और यहाँ का जो प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि बड़ा उछाल आया है। उपकार जी, इस दौर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे में किस तरह की लर्निंग्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जो एमएसएमई है ये बड़ी ट्रांसफॉर्मिंग फेज में है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, खास तौर पे मैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ, इसमें काफी चेंजेस आ रही हैं। जो प्रोडक्ट है, जैसे आप देखो अभी आईसी इंजन से ईवी की तरफ इंडस्ट्री जा रही है, इससे हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, हमारे इक्विपमेंट अपग्रेड करने पड़ेंगे, नई मशीनें लानी पड़ेंगी। मगर इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन इक्विपमेंट फाइनेंस, दैट इज वेरी हाई, that is in the tune of you can say 10 to 12%, whereas other countries, अगर आप देखते हैं चाइना की एग्जांपल ले लो, थाईलैंड की एग्जांपल ले लो, जो हमारे एडजॉइनिंग कंट्रीज भी है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक रेट है वो बहुत कम है इक्विपमेंट फाइनेंस पे। इस वजह से जो इंडस्ट्री ज्यादातर अपने आप को अपग्रेड करने में काफी उसको मुश्किल आती है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट की एक स्कीम पहले आती थी, CLSS, कैपिटल लिंक सब्सिडी स्कीम, तो उसको हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि उसको मैक्सिमम उसको प्रमोट किया जाए, ताकि जो एमएसएमई है उसको अपग्रेड करने के लिए दिक्कत ना आए। रमा जी, पेंडेमिक के दौरान एमएसएमईज वर्स्ट इंपैक्टेड सेगमेंट्स में शुमार थे। एंटरप्रेन्योर्स ने बाउंस बैक करने पर काफी जोर दिया है। इनफैक्ट ट्रैवल टूरिज्म क्षेत्र की जहां तक बात है, इट वॉज अमंग्स द फर्स्ट टू बी इंपैक्टेड एंड द लास्ट टू रिकवर। अभी जिस तरह की कोविड को लेकर खबरें आ रही हैं, क्या इस स्पेस को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? Yeah, like I mean, the sector, the service sector is the most affected due to COVID. Post-COVID, I mean, there is a lot of change happening due to technology. Like e-commerce is playing a very important role here. Information is given that they are taking all the precautions, and there is a sea change, happening with tourism also. They are trying to, personalize the tourism packages. So to revive back, they are following various methodologies and gaining confidence and giving confidence to the tourist. They are trying to revive. I think this sector is going to open up in a big way, because India has got a various tourist packages like pilgrimage, and there's individual health tourism also, like yoga centers. All these are bouncing back because the demand is there. So we are the, sector, this tourism sector holds a potential, provided their manpower is well trained and systems are in place. They take precautions. They gain confidence of the customer. I think the sector will revive back. डावर साहब, जिस तरह के प्रेशर्स हैं ग्लोबल इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स, की मार्केट्स में स्लो डाउन, ऐसे बैकड्रॉप में आपके आने वाले बजट से कैसी उम्मीदें हैं? एमएसएमईज को कैसे सपोर्ट करना होगा? देखिए, जो अभी ओविया साहब ने जो चिंता जाहिर की अपनी कैपिटल कॉस्ट पर, कैपिटल कॉस्ट इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर if we have to compete with the world market. So 8 से 10% पर हम अपनी इंडस्ट्री को स्केल अप तो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अगर स्केल अप करना है तो जो ग्लोबल मार्केट में इंटरेस्ट रेट हैं वो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज करने पड़ेंगे। हालांकि इंडिया में जब डिपॉजिट के रेट 8 से 10% होंगे तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट इंडस्ट्री को भी उसी रेट पे आना है। लेकिन मुझे लगता है कि कैश सब्सिडीज के बजाय कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो बजट के लिए एक सिक्योरिटी ऑफ द टैक्स पेयर, और दूसरा एक सेफ एनवायरनमेंट, और तीसरा ये जो है इंटरेस्ट सबवेंशन को एक
कम से कम 5 साल के लिए एंटायर एमएसएमई सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए तो इंटरेस्ट सबवेंशन बहुत जरूरी है। उपकार जी, एमएसएमईज के लिए टाइमली पेमेंट्स एक बड़ा कंसर्न एरिया है। ऐसे में लोन्स को 90 दिनों में रीपे करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी डिमांड्स रही हैं कि इस समय सीमा को बढ़ाकर 180 दिन कर देना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं? जो ये आप एनपीए की बात कर रहे हैं कि अगर कोई पेमेंट डिले हो जाता है 90 डेज में नहीं एमएसएमई क्लियर कर पाती, क्योंकि आजकल अनसर्टेनिटीज बहुत हैं, तो उसको 180 डेज जो एनपीए की नॉर्म्स है वो 90 डेज से बढ़ा के 180 डेज कर देनी चाहिए। और इसके अलावा जो सिबिल स्कोरिंग का सिस्टम है उसको भी एक बार रीलुक करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी अगर आपका अकाउंट थोड़ी देर भी कहीं ओवरड्राउन रह जाता है, क्योंकि नो डाउट के टोटल इंडस्ट्री और खास तौर पे एमएसएमई लिक्विडिटी क्रंच से निकल रही है, और थोड़ी देर भी अगर वो आपकी कोई पेमेंट डिले हो जाती है तो वो सिबिल में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, और आगे जाके उसमें फाइनेंसिंग लेने के में इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। रमा जी, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो कोलैटरल अरेंज करना भी इश्यू हो जाता है। जिस तरह जर्नली प्रॉपर्टीज उनके नाम नहीं होती हैं, कैसे सपोर्ट करना चाहिए? किस तरह महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी को बूस्ट किया जा सकता है? Actually, there are wonderful schemes introduced like CGT, MSME, and Stand Up India for women entrepreneurs, but there is no implementation mechanism like how much we are getting, and even the percentage women getting this kind of loans is also very tiny. First and foremost, when we announce a scheme, it has to be implemented properly. That mechanism has to come into existence. And when women start business, it is like, we are trying to help the whole family. So there need to be a subvention, like upfront subsidy of a business, immediately to be given like how it is done in PMEGPY, upfront subsidy to be released, so that the interest impact will not be there on women entrepreneur. Now help them in giving them that required support. Government schemes should address them. Even purchase preference need to be given to them. It's not 1%, but it has to be 5%, and it has to be implemented. Whatever the scheme, the government announces need to be implemented. There is no dearth in our country for schemes, but the implementation part is taken in backseat, and it has to be addressed. And particularly women-focused industrial parks and women-focused marketing support is what required to empower women into economic activity. राम जी, जहां तक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में महिला उद्यमियों के पार्टिसिपेशन की बात है, इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? प्रेजेंटली प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम विमेन एमएसईज इज बिलो 1% मार्क. When we talk about public procurement angle, and when we speak about this topic, sir, it is like all the time, women are introduced into manufacturing in products like food processing, electronics, and which are not much demand to the public procurement. What I feel is certain areas like services and also those products which mostly women manufacture need to be earmarked, so that women can become suppliers to large industry and public undertakings. The percentage also need to be given an opportunity, because when we say that they can participate in a tender, there are various complications. It is not easy for them to participate in tenders, because immediately when they have to pay deposit, women cannot get that kind of EMD. So these constraints should be removed, so they become suppliers to this large industry and participate. The percentage of earmarking has to be implemented in such a way that they take how much each public undertaking is given opportunity for women entrepreneurs. Some mechanism need to monitor this. फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हमारे साथ लुधियाना, हैदराबाद और आगरा से स्पीकर्स मौजूद हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डावर साहब, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0 का यह दौर है। ऐसे में एमएसएमई पीछे ना रह जाएं,
ऐसे में किस तरह के पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत तेजी से इंडस्ट्री 4 की ओर बढ़ रहे हैं। हर दिन 400-500 से ऊपर कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं। 85,000 से ऊपर स्टार्टअप्स अभी खड़े हुए हैं, और ये सारे अच्छे साइंस हैं। और इन साइंस को किस तरह से, ये जो इंडिकेशंस हैं, इनको किस तरह से कंटिन्यू किए रखना है, ये बहुत ज़्यादा सरकार को सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव, जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग को पेपर्स पर वाकई चेक करना पड़ेगा, कि ओनली पेपर्स पर देखना नहीं, ग्राउंड पर चेक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हों, या फिर फायर सेफ्टी हो, या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो, इन सारे कामों से सरकार को अपने आप से को बिल्कुल अलग करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन पर इंडस्ट्री शुरू हो, और एक इंटरनेशनल नेशनल स्तर की ऑडिट एजेंसीज हो, जो एक टाइम बाउंड ऑडिट, और ईज ऑफ डूइंग में जो जो हमारे स्टेट्स के इश्यूज हैं, उनमें बेसिक पॉलिसीज में अभी बहुत खामियां हैं। सरकार कर देती है ऑनलाइन, लेकिन जो 20-20 एनओसीज अलग अलग उनसे लिए जाने होते हैं, वो अभी भी ऑनलाइन नहीं है। हमको अपनी हर डिपार्टमेंट में फाइल लेकर के, अपने इवन प्लान अप्रूवल तक के लिए, अपने बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए 20-20 डिपार्टमेंट में जाकर के अभी एनओसीज लाने पड़ते हैं। वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने उसमें लगते हैं। एक जो मेजर बात हम लोग कहते हैं कि कैपिटल कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके सरकार को देखना बहुत आवश्यक है। उपकार जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरफ हम देख रहे हैं मेजर्स की, और किस तरह की जरूरत है ताकि जो उद्यमी हैं वो अपना पूरा फोकस अपने काम पर कर सके? देखिए, पंजाब में गवर्नमेंट के साथ हमारी रेगुलर इंटरेक्शन रहती है, और इस पे काफी ज्यादा काम भी हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, बट देयर इज लॉन्ग वे टू गो। जैसे कि इन्होंने बताया कि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में टाइम लगता है, डाबर साहब अभी कह रहे थे, और ऐसे ही कई नए इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, जिनमें हम चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए और रियल मैनर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, ताकि इंडस्ट्रीज को कहीं भी जाना ना पड़े। हम तो ये कहते हैं कि रादर हैंड होल्डिंग की जाए, कि जिसने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लांट सेटअप करना है, तो उसको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसका काम खुद करवा के दे, ताकि हम जो कोई उद्योगपति यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, या जो बाहर से भी बहुत सारे एनआरआई जैसे पंजाब में आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको बड़ी आसानी से वो अपने प्रोजेक्ट ला पाए, और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग पे, मार्केटिंग पे, उस पर ध्यान दे पाए, ना कि वो गवर्नमेंट के चक्कर में पड़े रहे और दफ्तरों के चक्कर लगाते। रमा जी, विमेन एंटरप्रेन्योर से आपको कैसा फीडबैक मिलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फ्रंट पर? Ease of doing business is existing under single window, I mean, in all the states, but certain aspects like accessing to finance is not included in this, and that's a very crucial thing, which it takes their own, and banks take their own time in enabling an entrepreneur to access finance. These need to be addressed at various forums also. The time limit has to be monitored. This is my submission. And also I think we need to bridge we have now digitalization happening, but entrepreneurs also need to convert their process and manufacturing into technology aspects, like using systems, using digital systems, so that they can have a most cost effective way of manufacturing. Smooth transformation. Transformation is the key thing for MSMEs today to become a global player. So this aspect is very important. It's not that only ease of doing business is like when we do business, the other things important. It's just not application. We get power, we get everything. But if we don't get, finance, or if we don't get the subsidy released on time, it will affect the industry.
डावर साहब, कई पहलुओं पर हमने बात की है, चलते चलते आपके फाइनल कमेंट्स। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमएसएमईज को खुद करना होगा। बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, टाइमली पेमेंट के, इसमें सरकार की भी एक प्रॉब्लम है कि जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट में तो सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफॉल्टर अगर कोई पेमेंट में एमएसएमईज के है तो सरकार है। सरकार के पेमेंट कभी भी टाइम पर आते नहीं, इवन यहाँ तक कि हाई कोर्ट के ऑर्डर लाने के बाद में भी पेमेंट सरकार के नहीं मिल पाते हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना है और ईज ऑफ डूइंग में कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर शुड बी द एब्सोल्युटली द सिंगल विंडो। हमारी हर प्रॉब्लम, चाहे वो प्लान अप्रूवल हो, चाहे वो किसी भी उसका एनओसी हो, ये अगर ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि वी हैव द अपॉर्चुनिटीज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। कार साहब, आपकी तरफ से एमएसएमईज के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, एक तो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे इंडस्ट्री को ध्यान देना चाहिए। ऑल्दो इंडस्ट्री के पास इतने फंड्स नहीं रहते हैं, मगर जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है बड़ी तेजी से बदल रही है और हमें उसके साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी चाहिए। और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, कई जगह पे वो अप टू मार्क नहीं है, उनको लीन मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, मॉडर्न प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। इससे एक ही ये तरीका है, और जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उस पर खास तौर पे फोकस करना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम एमएसएमई की वैल्यू एडिशन बढ़ा सकते हैं और उसको ग्रोथ के पाथ पर लेके जा सकते हैं। और अंत में रमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बदलते दौर में कैसे कदम बढ़ाएं उद्यमी? I think 2023 holds a great opportunity for MSME sector. Somebody's distress is our opportunity. So let us take it in the true spirit and see that we become a group. एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। पार्टिसिपेट करने के लिए लुधियाना से उपकार सिंह आहूजा, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग CICU, हैदराबाद से के रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया लीप, और आगरा से पूरन डावर, प्रेसिडेंट आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चेंबर AFMEC। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में हम नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।